नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। 232 दिनों में तफ्तीश पूरा कर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। पहली गिरफ्तारी से ठीक यहाँ 117वें दिन आज दाखिल की गई है चार्जशीट, और जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में इसे दाखिल किया गया है। बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए किस तरह से आज सुबह से ही लगातार एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी लगातार आपने देखा एनआईए सक्रिय थी। लेकिन 22 अप्रैल को जो एक जनघन्य कृत्य किया गया था, उसी पर अब तफ्तीश को और आगे बढ़ा दिया गया। 176वें दिन भी आज चार्जशीट दाखिल की गई है, और जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। और तमाम यहां पर आप देखिए दस्तावेज इकट्ठे करने की कोशिश की गई, और उसके बाद परत दर परत इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए भी काम किया गया था। लेकिन अब पहली यहां पर गिरफ्तारी के ठीक 176वें दिन में एनआईए की लगातार कार्रवाई तेज हो गई है, और जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने आप देखिए बड़ी कार्रवाई आज की है। 232 दिनों में तफ्तीश पूरा कर एनआईए ने आज किस तरह से अपनी रिपोर्ट को भी सामने रखा। लेकिन एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल ये चार्जशीट की गई है। लेकिन इस चार्जशीट में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से ये पूरा मामला आज यहां पर सामने आया है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, किस तरह से पूरी कार्रवाई आज यहां पर हुई है। दिनों के बीच का समय लिया गया। पहली गिरफ्तारी जब हुई थी तो उसके बाद भी 176 से 177 दिन हो गए, और 22 अप्रैल के बाद 2:30 बजे जो बैसरन घाटी के अंदर हुआ, उसके बाद न केवल गिरफ्तारियां बल्कि उन गिरफ्तारियों के बाद एजेंसी के हाथ, जिसे सरकार की तरफ से काम सौंपा गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, 23 अप्रैल साल 2025 को ये काम सौंपा गया था। इसमें तहकीकात करनी थी, तफ्तीश करनी थी, और जांच के तकरीबन 230-32 दिनों के बाद पहला पड़ाव ये है, पहली प्रक्रिया है जो कागजी कार्रवाई अभी तक चल रही थी, उसमें अदालत के समक्ष अभी तक एविडेंसेस रखने की। आज तकरीबन 3 बजे के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम पहुंची। स्पेशल कोर्ट जो एनआईए, वहां पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। और अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जो न केवल गिरफ्तारियां हुई हैं, बल्कि ये पता लगाने का प्रयास भी जहां जहां से एजेंसी की तरफ से किया गया, वो तमाम एविडेंसेस, जिसमें एक तो फॉरेंसिक लैब का एविडेंस है, प्लस जो अभी तक जांच एजेंसी ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बाईसरन घाटी के अंदर किया, जिसको अभी तक सरकार की तरफ से पर्यटक स्थल जो है तो है, लेकिन तब भी बंद रखा हुआ है। इस इलाके से जितने क्लोज एविडेंसेस थे, जिसमें डिजिटल एविडेंसेस है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को यहां पहुंचाया, खाना खिलाने में मदद की या फिर रात को ठहराया, और उस इलाके के अंदर जहां बहुत कठिन था, टोपोग्राफी बहुत मुश्किल थी, इस इलाके के अंदर सुरक्षा का एक तंत्र या पूरा एक तरह से गेटवे क्लोज होता था इस पूरे इलाके का, जहां पर बाहर के मेहमान आए थे। यानी उस जगह से जहां पर हमला हुआ, बाहर तक किसने कहां कहां पर मदद की, तमाम लोगों के नाम पहले दिन एविडेंस में सामने आया। और जो फिजिकली अभी तक एनआईए जांच कर रही थी, उसमें यह पहली कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें कागजी कार्रवाई के तहत 3 बजे के आसपास स्पेशल कोर्ट में सबसे पहले आज जो आरोप पत्र दायर किया गया है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से करने के बाद यहाँ से अधिक लोगों के नाम जी। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, और अक्सर उस पर सियासत भी हुई। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिनका कोई काम नहीं है, जिनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्या एनआईए की तरफ से उस पर भी कार्रवाई होगी आने वाले समय में? उस पर भी कोई देखने को मिलेगी एक बड़ी अपडेट, या फिर जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है बाईसरन के अंदर? देखिए, इसमें 2 तरह की गिरफ्तारियां हुई। एक नॉर्मली पूछताछ के लिए, जो दक्षिण कश्मीर के अलग अलग जगहों से, कि अगर किसी को पता था कहीं पर आतंकी देखे गए थे, कोई ग्रुप अगर मूवमेंट कर रहा था, तो किसी के पास कोई जानकारी, उन लोगों से पूछा गया। 1500 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए साथ एजेंसी ने लिया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। एक तो ये जानकारी रखी गई है। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया लॉजिस्टिक सपोर्ट से आतंकियों को वहां पहुंचाने तक, किसी भी तरीके से कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई एविडेंस मिला हो, किसी ने कोई बात की हो, किसी ने रात को ठहराने का काम, 1 दर्जन से अधिक लोग वो है जिनकी गिरफ्तारियां अलग से, और 1500 प्लस लोग जिनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जहां तक राजनीति की बात है, तो ये पहला मौका नहीं है, हमने देखा, क्योंकि इसी पहलगाम घटना के बाद जब एनआईए ने ये मामला अपने हाथ में लिया था, तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी कई एक जगहों पर करने की तैयारी थी। लेकिन इस बीच खबर ये आई कि विभिन्न जगहों पर एजेंसी जहां एक तरफ जांच कर रही थी, दूसरी तरफ कुछ घर भी गिराए गए थे, जिस दौरान काफी शोर शराबा कश्मीर घाटी के अंदर हुआ था कि अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, मामला अदालत तक पहुंच रहा है, एविडेंसेस अभी नहीं मिले, तो घर कैसे लोगों के पहले से
जैसे ही शक की बुनियाद पर गिराए जा रहे हैं। उस हंगामे के बाद हमने वो प्रोसेस देखा था, रुक गया था। मगर जो रेगुलर गिरफ्तारियां हुई हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, फिर इसी दौरान एक बड़ा मूवमेंट तब आया जब जुलाई के महीने में जैसे ही हमने देखा कि संसद का सत्र शुरू हो रहा था, गृह मंत्री की तरफ से वहां भी जानकारी दी गई कि फॉरेंसिक लैब में तमाम जो एविडेंसेस हैं ये पता लगाने के लिए जांच के एक हिस्से के तौर पर एक तरफ ऑपरेशन महादेव हुआ था, लेकिन जो मारे गए आतंकी में जो हथियार पकड़े गए थे वो बाहर से लाए गए थे। उनके एविडेंसेस भी, उनका जिक्र भी आज की चार्जशीट में हुआ है। लेकिन 1 दर्जन से अधिक मुकम्मल तौर पर ये रेगुलर जो गिरफ्तारियां उसकी कंफर्मेशन अभी तक हो रही है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे शाम होते होते एक चीज तो और क्लियर कर दी जाएगी कि जिन लोगों ने खास तौर से OGWs होकर इस इलाके के अंदर आतंकियों के 3 थे 4 थे ग्रुप को पहुंचाने में मदद की, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, उसमें लोकल्स थे, ये कंफर्मेशन पहले हुई थी। अच्छा, अब और भी अगला गिरफ्तारियों के स्टेप लेकर NIA पुष्टि का सरकारी क्या तौर पर रहने की वाला जाएगी। है? कुछ उस हवाले से भी जानकारी दीजिए। सॉरी, सवाल दोहराइएगा। अगला स्टेप क्या रहने वाला है NIA का? क्योंकि आज देखिए ना, दस्तावेज हो गए, फोरेंसिक लैब के साथ भी मिलकर काम हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा NIA का? देखिए, एक कंफर्मेशन जो आज शाम को हो जाएगी कि सुनवाई NIA नेक्स्ट इस केस में करेगी, क्योंकि ये NIA कोर्ट के सामने ही पेश करनी है। सिविल कोर्ट का इसमें बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब मुंबई हमला हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, अन्य हमलों के अंदर जहां जहां पर जांच NIA को दी गई तो 2 तरह के चैलेंजेस थे कि कोई निर्दोष यहां पर ना फंसे। अगर एक तरफ OGWs पर, किसी तरह के टेरर मॉड्यूल पर, नेटवर्क पर कार्रवाई होती है, तो दूसरी तरफ उन तमाम लोगों से जिनसे सहायता ली जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एक तो उनकी भी सूचना किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जो उन्हें घर में या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसका भी ख्याल रखने के लिए। प्लस जो बड़ा और मेजर चैलेंज इससे आगे NIA के लिए है कि जिन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस मिले हैं, आरोप पत्र में जिनका नाम है, उनको सजा दिलाना, और बैक टू बैक अब सुनवाइयां होंगी और फास्ट ट्रैक बेसिस पर कोशिश की जा रही है। प्लस इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट UAPA लगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि पूरे देश के अंदर UAPA के तहत जितने भी अदालतों में केस इस वक्त पड़े हैं, लंबित मामले हैं, उनको जल्दी निपटाया जाए। तो कोशिश की जाएगी, क्योंकि UAPA ऑलरेडी लग चुका है, NIA के पास जांच है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एविडेंसेस पेश किए जा चुके हैं, उनको फौरन से सजा दिलाई जाए। इसमें NIA का बड़ा बहुत रोल बहुत रहने वाला है। धन्यवाद आसिफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पूरी जानकारी आसिफ दे रहे थे कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अब कार्रवाई NIA आप देखिए किस तरह से कर रही है और आगे आने वाले समय में और जोर पकड़ेगी। और साथ ही आगे बताते चले, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे। किश्तवाड़ में यहाँ रतले हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए विवाद पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान जारी किया है। तो उन्होंने कह दिया है कि संस्थाओं में किसी भी तरह का राजनीतिक दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों से गंभीरता से निपटना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेशन और सरकारी विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप की खबरों को चिंताजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहित सभी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देखिए, जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत मिला हुआ पूरा फंड खर्च हो चुका है और अतिरिक्त फंड के लिए केंद्र को अभी तक राजी नहीं किया जा सका। नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस, और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। JNK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता, अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं। और इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। तो जम्मू में संतोष ट्रॉफी टीम के ही चयन को लेकर विवाद गहरा हो गया है और जिसमें शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज वो लोग कहां हैं जिन्होंने जम्मू के नाम पर सियासी रोटियां सेकी थी।
एक और विवाद जो है वो संतोष ट्रॉफी का हमारे समक्ष जो है वो खड़ा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और ये कैसे संभव है? हम लोग कैसे ये मान सकते हैं कि जम्मू के 10 जिलों में से एक भी जो है प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस चयन समिति को जो है जो चयन करने वाले लोगों के समक्ष नहीं आया, जबकि यहाँ से जम्मू संभाग से जो है लगभग 74 यानी कश्मीर से 3 गुना खिलाड़ियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और वहीं कश्मीर के जो है मात्र 24 खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, उसमें से 20 के स्क्वाड के अंदर जो है 20 के 20 कश्मीर से जो है वो चुन लिए जाते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है जो जम्मू का राग लाते थे? कहाँ है जिन्होंने जम्मू के नाम पर, जम्मू के भेदभाव के नाम पर, भेदभाव की आड़ में अपनी राजनीति। संतोष ट्रॉफी मुद्दे को लेकर उधमपुर में पैंथर्स इंडिया के चेयरमैन और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जम्मू प्रांत के लोगों को अधिकार देने के नाम पर उनके वोट हासिल किए, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई। आखिर संतोष ट्रॉफी मुद्दे को लेकर भाजपा के विधायकों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है और भाजपा को इस पर जवाब देना होगा। देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि एक और संघर्ष समिति बन रही है कि बीजेपी के एमएलए कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और 20 प्लेयर जो सिलेक्ट हुए हैं संतोष ट्रॉफी में वो 20 के 20 कश्मीर के। तो लोगों को ये अब कहा जा रहा है कि अब आप फिर एक बार और भी एक कमेटी बनाइए और सड़कों के ऊपर आइए। उनको फुर्सत नहीं है, बीजेपी के एमएलए को फुर्सत नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जो 29 एमएलए हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना है लोगों को कि जो आप जम्मू के नाम पर दुहाई देते रहे लोगों को और जम्मू के नाम पर आपने ये इलेक्शनें जीती और ये कहा जाता था कि जम्मू की रहनुमाई है यही लोग कर सकते हैं, बीजेपी के यही जम्मू के लोगों को अधिकार दिला सकते हैं, जम्मू का हिस्सा दिला सकते हैं। और कितना हिस्सा मिल रहा है? 74 शॉर्ट लिस्ट। तो जम्मू में मूवमेंट कल्की की ओर से जम्मू के साथ हो रहे कथित भेदभाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जम्मू के प्रतिनिधित्व को योजनाबद्ध तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। मूवमेंट कल्की के सदस्यों का कहना है कि चाहे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटों का मामला हो या संतोष ट्रॉफी टीम का चयन, हर जगह पर जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थानों से इस असमानता को समाप्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, जो ये मामला आपके समक्ष आया है, इसमें हमारी सीधी सी बात यही है कि नरेंद्र मोदी से हम अपील कर रहे हैं, जम्मू अलग राज्य की, जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। 47 के बाद से लेकर आज तक जम्मू भेदभाव का शिकार होता रहा है, चाहे वो जेके बैंक की लिस्ट स्क्रैप हुई हो जिसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो G20 का समिट कश्मीर में हुआ, चाहे वो 10,600 करोड़ रुपया सिर्फ कश्मीर दे दिया गया हो, चाहे आप बात करें फायर एंड इमरजेंसी स्कैम की जिसमें कश्मीर के बच्चे अधिक चुने गए हों, जिसमें 50 वर्ष का एक व्यक्ति चुना गया हो कश्मीर से, चाहे बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लिस्ट की 95% कश्मीर से चुने गए, चाहे आप उन लिस्ट टीचर्स की लिस्ट की बात करें 2 से 3,000 पोस्टें थी, उसमें एक भी डोगरी की पोस्ट नहीं थी, और चाहे बात करें श्राइन बोर्ड की जिसमें कश्मीरी बच्चों को हमारे पैसों से बने हुए कॉलेज में एडमिशन दे दी गई। और अब फुटबॉल की बात करें, 74 बच्चे जम्मू से और 24 बच्चे कश्मीर से और 20 के 20 चुन लिया आपने श्रीनगर से। इससे बड़ी विडंबना क्या? तो बिश्नाह में जेएंडके स्कॉट बैंक के खिलाफ बैंक उपभोक्ताओं का गुस्सा देखने को मिला है और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बैंक ने पिछले कई वर्षों से उनकी जमा पूंजी दबाकर रख दी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बीते 8 महीने से बैंक में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा, जिससे उनकी मेहनत की कमाई बैंक में फंसी हुई है। तो पैसे ना मिलने के कारण उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग कर दी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी हम जहाँ पर लोग हैं, हम आज थोड़े कम इकट्ठे हुए हैं। पूरी तहसील के जिम्मेदारों के, एक्स सर्विसमैन के, जहाँ खासकर जो लोग आर्मी से रिटायर होकर आते थे, उन लोगों ने सारा पैसा बतौर फिक्स डिपॉजिट जमा कराया। ये लोग पैसा लेते रहे, देते रहे, लेकिन अब 7-8 महीने से ये लोगों को पैसे को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। ना लोगों को पैसा ले रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं। लोग बहुत सफ़र हो रहे हैं।
हम यही अपील करते हैं सरकार से आपके माध्यम के थ्रू कि लोगों का पैसा रिलीज किया जाए, और हम सरकार को और बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहते हैं कि हमें बताएं कि कारण क्या है। जो हमारा प्रदर्शन था आज हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ भी स्कॉट बैंक के ऑफिस हैं वहाँ पर हमने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें से आज बिश्नाह ब्रांच में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिन लोगों के, जो गरीब लोगों के, जो बेचारे बेसहारा लोगों के पैसे जमा हुए हैं वो उनको जल्द से जल्द रिलीज की जाए। एक तरफ तो जो सरकार मानती है कि जो पैसे जो बैंक को हम बाइंडिंग अप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सरकार कहती है कि हाँ हम इनकी लाइबिलिटी वो पूरा करेंगे, जो इन लोगों के पैसे वो भी जमा हुए हैं उनको वापस करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकालती, ना कोई नोटिफिकेशन लगा रही है। तो वो पैसा कहाँ गया, कहाँ किसके जहाँ खर्च हुआ, क्या वो सरकार ने ही ऐसी कोई हिदायत दी थी भी आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह यही पैसे से निकालो, जहाँ इन्होंने पैसा। तो जम्मू में कश्मीर के मुस्लिम विस्थापितों ने सरकार की ओर से मिलने वाली राहत राशि और राशन के लाभ को लेकर राहत आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें सरकारी राहत नहीं मिल रही, जिससे वे गंभीर आर्थिक तंगी और फाकाकशी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि समस्या से लेकर कई बार यहाँ कार्यालय का घेराव भी किया गया है। इस समस्या को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने यूटी के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करने और लंबित राहत यहां दिलाने के लिए भी मांग कर दी है। कि 2-3 साल से जो रिलीफ मिलती थी ये बंद है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हर हमेशा आते हैं, बस यहाँ आ जाए और मैंने बोला कि कोई बात नहीं हो जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, और यहाँ हमारे कमिश्नर साहब, इनसे मेरे गुजारिश करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि प्लीज प्लीज रहम करिए, जो बच्चे भूखे मर रहे। वाटर दिया गवर्नमेंट को, सबको गवर्नमेंट 30 साल हम धर गया, आप कौन सोचता है क्या करना है। देखिए जी, मसला ऐसा है कि ये रिलीफ हमारी 3 साल से तकरीबन बंद है। इसमें हम 3 साल हो गए हम यहाँ के चक्कर लगाते हैं। राशन कार्ड नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि हम बच्चों के डॉक्यूमेंट कहीं देंगे। राशन कार्ड बंद किया हुआ है। अब प्राइवेट जो भी राशन लेना होता है वो कितने लोग कब तक लेंगे, किसी के पास पैसा ही नहीं है। दिन को यहाँ कर आप आकर बैठते हैं, शाम को जाते हैं, कहाँ से लाएंगे। अगर कि इन्होंने ये नहीं करना है तो हमें जवाब दे दें सीधा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अखनूर की परखवाल सेक्टर में 195 बटालियन बीएसएफ की ओर से गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी गांव में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, और इस रैली का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को, खासकर बच्चों को जागरूक करना था। बीएसएफ जवानों ने नशे को जड़ से खत्म करने का संदेश दिया और युवाओं से इससे दूर रहने की अपील की। रैली में गांव के सरपंच, पंच और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के जरिए पूरे बॉर्डर क्षेत्र में नशा मुक्त समाज का संकल्प दोहराया गया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट मिडिल कॉलेज पिंडी में आयोजित इस सराहनीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया, जो कि एक बहुत उत्साहवर्धक एक वो इवेंट है। नशा, अगर हम नशे की बात करें तो नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। एक ऐसी बुराई है जिससे एक इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे में शराब, गांजा, भांग, अफीम एवं विभिन्न प्रकार के मादक दवाइयां एवं पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस जहरीले एवं नशीले पदार्थ के सेवन से शरीर को मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक वातावरण में भी विकृतियां पैदा होती हैं। छात्रा हूँ। आज हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है हमारे जीएमएस पिंडी स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था ड्रग एडिक्शन पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो
दिन ब दिन जो है वो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा जो पड़ोसी देश है वो हमेशा यही चाहता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ रहे और हमारा देश है जो प्रगति की तरफ ना बढ़े। तो हमने इसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना अपने युवा पीढ़ियों से और इसको रोकने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है। और मैं BSF का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छा जो है हमारे इधर प्रोग्राम रखा, हमें मोटिवेट किया बहुत अच्छा। और हमारे जो ग्राम पंचायत गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुरु रामदास सेवा सोसाइटी पुंछ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गुरमत समागम संपन्न हो गया है और गुरुद्वारा मन्नत मोर सिंह जी में यहाँ हुए आध्यात्मिक आयोजन में बाहर से आई हुई रागी जत्थों और प्रचारकों ने गुरबानी कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल किया। समागम के अंतिम दिन गुरु का अटूट लंगर भी लगाया गया जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गंधू पुलिस द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में यहां SDM अरुण कुमार बड़ियाल, 26 RR की मेजर, SDOP गंधू लवकारण धुंजा और SHO फारूक अहमद कटोच और SOG इंचार्ज यहां इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद मौजूद रहे। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं जो एक सप्ताह तक अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखकर सकारात्मक दिशा देते हैं। हाल ही में आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने भी एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें उम्मीद है कि विद फ्लाइंग कलर्स जो है ये टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज होगा। मैक्सिमम मुझे बताया गया है कि 16 टीम जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसके बाद जो है पुलिस जो गुंदों की है वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं आपको बताता चलूं कि सब डिविजनल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो मेरे पास आंकड़ा है तकरीबन 50 टूर्नामेंट इस साल हमने ऑर्गेनाइज किए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ की मीडिया का, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने इन टूर्नामेंट्स को प्रोत्साहन दिया है, बढ़ावा दिया है, पुलिस का, इंडियन आर्मी का और आप सभी मीडिया बंधुओं का जो उसको प्रमोशन देते हैं। और मेरी उम्मीद और तवक्को यही रहेगी कि मैक्सिमम यूथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ आए, ड्रग्स से दूर रहें और डिफरेंट कैटेगरीज के चाहे वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, इन चीज़ों की तरफ जो है अपनी तवज्जो। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर इलाकाई तौर पर देखेंगे तो आप तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन अभी जो मौसम है क्रिकेट के लिए जो है अच्छा मौसम नहीं माना जाता है क्योंकि सर्दियाँ बहुत है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है बहुत सारे खिलाड़ियों को क्योंकि उनके पास ग्राउंड्स नहीं होते। अगर ग्राउंड्स होंगे भी तो टूर्नामेंट्स नहीं होते। अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी इंडोर स्टेडियम नहीं है पूरी तहसील में। अगर आप देखेंगे वॉलीबॉल का कोई टूर्नामेंट नहीं होता, वॉलीबॉल का कोई स्टेडियम नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, बैडमिंटन का कोई स्टेडियम नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है ये अपॉर्चुनिटीज हमें दे रही है टूर्नामेंट्स खेलने का तो हम दोनों हाथों से इसको कबूल करते हैं और अपना खेल जो है वो अच्छा दिखाएंगे सभी खिलाड़ी जो है। इधर जो ये टूर्नामेंट हो रहा है JNK पुलिस की तरफ से CAP की तरफ से जो हो रहा है, इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो है जो हमारा यंग यूथ है उनको ड्रग्स से दूर करना, नशे से दूर करना। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी आर्मी ने टूर्नामेंट करवाया, वो भी बहुत बढ़िया करवाया। अगर ऐसे टूर्नामेंट भले इसमें होते रहेंगे तो इससे दो फायदे मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो वो ये होंगे कि जो हमारा यंग टैलेंट है, यूथ जो है वो आगे निकलेंगे, भले इसका नाम रोशन करेंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।